नावल मैं एक जासूस था उर्दू के मशहूर नावलों में से एक है। इस नावल की कहानी उम्दा होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। नावल की कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर ने बयान की है, जो एक पाकिस्तानी जासूस के बारे में है। वो एक खुफिया मिशन के लिए दुला नामी गाइड के साथ हिंदुस्तान दाखिल होता है। जासूस का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में लुधियाना एयरपोर्ट के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना है। ताहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जासूस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। ये इस नावल को दिलचस्प और किसी हद तक रोमांटिक बना देता है। खलीज उर्दू के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नावल में एक जासूस था की 14वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वीडियो में आगे जाने से पहले हस्बे रिवायत आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप हर वक्त हमारी वीडियोस और दीगर अपडेट से बाखबर रहें। मैं शाम ढले रायकोट पहुंचा। बाबूजी घर पर नहीं थे, किसी मीटिंग में गए थे। मेरी आमद का सुनती ही पूनम मेरे कमरे में मुझसे मिलने चली आई। नमस्कार, उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे। मेरे जहन में अजंता की वो तस्वीर उभरी जिसमें पार्वती ने अपने दोनों हाथ इस तरह सीने पर बांधे हुए थे। उसकी सुरंगी आंखों के गहरे पानियों में मैं डूब गया था। पूनम को देखते ही एक अजीब सा सुरूर, एक तमानियत, एक गंभीर सा सुकून का एहसास होने लगता था। उसके हुस्न में एक तकद्दुस था, रख रखाव, एक हिजाब। वो ऐसी ही हसीन थी जैसे क्रिसमस कार्ड पर बने हुए खूबसूरत फरिश्ते होते हैं। उसे देखकर मुझे स्कूल के जमाने में पढ़ी वर्ड्सवर्थ की सारी नज़में याद आ जाती थी। उससे बातें करते हुए मुझे यूं मालूम होता था जैसे मैं रास्ता भूलकर परियों के देश में आ चुका हूँ और वो लम्हे अमर हो जाते जो उसकी सोहबत में गुजारे होते। कहाँ गायब रहे श्रीमान जी इतने रोज, उसने शिकायत भरे लहजे में पूछा। मैं उसे क्या बताता। मेरा जी चाहता था उससे कह दूं कि मैं उससे बचकर कहाँ जा सकता हूँ। उसके तसव्वुर से छुटकारा मेरे लिए कब मुमकिन है, लेकिन रोबे हुस्न था कि उससे कहने को बात बदल कर जाती थी। जरा तबीयत खराब थी, चोट लग गई थी, सोचा तुम लोगों को परेशान क्यों करूं। मैंने जवाब दिया। कहाँ लगी चोट, उसने बड़ी बेचैनी से पूछा। यहाँ, मैंने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा और पूरम लजा गई। धनक रंग उसके गालों पर कौसे कज़ा की तरह फैल गए। उसकी हया आलूद नजरें झुक गई। आपको तो मजाक के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए, उसने नजरें झुकाए हुए कहा और बाहर चली गई। पूनम वापस आई तो मैं कपड़े बदलकर तैयार हो चुका था। आज मैंने दोबारा ऑफिसर क्लब जाने का प्रोग्राम बनाया था। मैं देखना चाहता था कि हवाई अड्डे पर गुजरने वाली क़यामत के असरात किस हद तक बाकी हैं। पूनम को साथ ले जाने के लिए अब मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, न ही शायद पूनम को। हम दोनों सिर्फ उतमाम हुज्जत के लिए घर वालों के सामने अपनी रवानगी का ऐलान कर दिया करते थे। बाबूजी का काफी देर इंतजार करने के बाद बिलाखिर हम दोनों क्लब की तरफ रवाना हो गए। इस मर्तबा मैंने मोटरसाइकिल पर सफर करने को तरजीह दी थी। हम क्लब में पहुंचे तो एक मर्तबा फिर हरेसाना नजरों ने पूनम का अहाता कर लिया, लेकिन मैंने पूनम का हाथ थामे रखा और एक कोने में रखी मेज पर जगह संभाल ली। आज स्वामी जी नजर नहीं आ रहे थे और मेरे दिल से दुआ निकल रही थी कि खुदा करे उस मनहूस की सूरत यहाँ दिखाई ना दे। मैंने पूनम की ख्वाहिश पर सिर्फ कॉफी का ऑर्डर दे दिया और मैं उसमें खो गया। आह, कितने खूबसूरत लम्हे थे जो उसकी सोहबत में गुजरे थे। जिंदगी इन्हीं खूबसूरत लम्हों से तो इबारत है। आप स्वामी जी के आश्रम नहीं जाएंगे क्या? पूनम ने अचानक बैठे बैठे सवाल कर दिया। अरे ओम, ये वक्त ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का है, मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा। एक बात कहूँ प्रकाश बाबू, उसने अजीब से लहजे में कहा। अगर स्वामी जी की बात करनी है तो ना कहना, हाँ और कोई बात हो तो कह डालो। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए खुमार आलूद लहजे में जवाब दिया। न जाने मुझे कभी कभी ये एहसास क्यों होने लगता है कि आप वो नहीं जो नजर आते हैं। उसकी इस बात ने एक लम्हे के लिए तो सनसनी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में
दौड़ा दी। क्या लगता है मैंने लहजा शोख बनाए रखा? कुछ नहीं, मैं शायद वजाहत ना कर पाऊं। मुझे आपकी तरह बड़े बड़े लफ्ज बोलने नहीं आते। बस मुझे यूं लगता है जैसे मुझे पिछले कई जन्मों से आपका इंतजार था और अब तो मन का सोना निगर बसता नजर आता है। लेकिन ये एक ऐसा जज्बा है जो मुझे अंदर ही अंदर मुझे मेरी कम मायगी का एहसास दिलाता रहता है। ना जाने मुझे क्यों विश्वास नहीं होता कि आपको कभी पा भी सकूंगी। इस लम्हे उसकी बात ने मुझे भी जज्बाती कर दिया। मैं महसूस कर रहा था वो पिछले कई रोज से मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। अब शायद मेरे 5 रोज तक बगैर इत्तला दिए गायब रहने की वजह से उसको महमीज लगी थी और उसने अपना अलावा उगल लिया था। मैं उसे कैसे बताता कि दिल की नगरी का दस्तूर ही निराला है। यहाँ सबसे पहले आने वाला मुसाफिर ही उसका मालिक बन बैठता है। जिस कैफियत का वो शिकार थी, मैं भी उस आग में जल रहा था। पूनम से मेरी मोहब्बत उस हबाब की मानिंद नहीं थी जो नदी की सतह पर एक लम्हे के लिए नामुदार होकर गायब हो जाए। उसमें तो दरिया जैसी गहराई थी। उसकी तपश तो मुझे कभी भी जला सकती थी। हम दोनों एक दूसरे की लगाई हुई आग में जल रहे थे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम हमेशा मनफी नुक्ता नजर से क्यों सोचती हो। मैंने दिल पर जबर काट कर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हमारे साथ विष्णु यात्रा जरूर चलिए। बाबूजी आपको मना तो करेंगे, लेकिन मेरे लिए वहाँ मांगने वाली हर मन्नत पूरी हो जाती है। मैंने उसका दिल रखने के लिए हाँ कर दी। अजीब बात तो ये थी कि क्लब में अभी तक किसी के मुंह से मैंने हवाई अड्डे पर होने वाले वाकये से मुतालिक कुछ नहीं सुना, या फिर इन लोगों को सख्ती से हिदायत की गई थी कि उस वाकये का जिक्र किसी से ना किया जाए, क्योंकि भारतीय सिक्योरिटी कम से कम इतनी मजबूत नहीं थी कि वो ऐसी बात की हवा किसी को लगने ही ना देती। नए स्क्वाड्रनों की आमद, अफसरान के तबादले, शिकायतें, नए नए इंकशाफात और मुख्तलिफ स्कैंडल जिनका मौजू ज्यादातर यही होता था कि फलां अफसर की बीवी फलां कैडेट से पींगे बढ़ा रही है और फलां की फलां के साथ। ये थे वो मौज़ूआत जिन पर अमूमन यहाँ गुफ्तगू सुनने को मिलती थी। हम अगरचे दूसरी मर्तबा क्लब में आए थे, लेकिन अभी वहाँ के मुस्तकिल बैठने वालों ने पूनम को नहीं बुलाया था। उनके लिए बायस से हसद ये बात थी कि आला फौजी अफसरान के होते हुए आखिर एक सिविल लड़के से पूनम की दोस्ती चा मानी दारा, क्योंकि आला फौजी अफसरान की जहनी तरबियत ही कुछ इस अंदाज में की जाती है कि कम से कम लड़कियों की हद तक वो खुद को बिला शिरकत गैरे अपनी मलकियत जानते हैं। अजीब बात के भारत में आज तक मार्शल लॉ ना लगने के बावजूद वहाँ फौज के खिलाफ खासी नफरत पाई जाती है। खसूसन पुलिस और फौज के दरमियान तसादुम और तख्त कलामी तो आए रोज अखबारात में पढ़ने को मिलती है। हमें बैठे हुए अभी बमुश्किल आधा घंटा ही गुजरा था जब मैंने एक स्मार्ट ब्राह्मण अफीसर को अपनी मेज की तरफ बढ़ते हुए देखा। वो सिविल कपड़े पहने हुए था। अगर आपकी इजाजत हो तो उसने बड़े मौदवाना लहजे में पूछा। क्यों नहीं, मैंने खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार, उसने मुझसे मुसाफा करते हुए कहा। प्रकाश और पूनम, मैंने पूनम की तरफ इशारा करते हुए कहा। पूनम ने हाथ मिलाने से बचने के लिए पहले ही हाथ बांध दिए थे। क्लब में आने वाली किसी बारी नारी से ये उम्मीद तो कम ही होती थी कि वो शर्म हया का मुजाहरा करे, लेकिन ये भी मुमकिन था कि कभी कभी कोई भारतीय महिला भी आ जाती थी, जिससे मुताल्लिक अमूमन वो लोग यही अंदाजा लगाते थे कि और भी खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। 2-4 रिवायती बातों के बाद हम बेतकल्लुफी से आपस में गुफ्तगू करने लगे। मैंने उसे बताया हम तो क्लब को वाहिद शरीफाना तफरीहगाह समझकर यहाँ चले आते हैं, क्योंकि दूर नजदीक और कोई अच्छी जगह बैठने के लिए नहीं मिलती। पूनम के बारे में उससे मैंने बताया कि ये मेरी मंगेतर है। उस तारुफ ने ही राजकुमार के अरमानों पर ओस डाल दी थी, लेकिन वो जल्दी हथियार फेंकने वाला दिखाई नहीं देता था। आप लोग कभी मिस में आइए ना, उसने मुझे बड़ी पुरखुलूस दावत दी। अन्य को क्या चाहिए 2 आंखें। मैंने एक आध फिक्रे में अपनी लोधियाना मासूरियात का रोना रोकर उसके पुरखुलूस दावत का शुक्रिया अदा करते हुए उससे वादा कर लिया कि जरूर आऊंगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार की दरखास्त पर हमने एक मरतबा फिर उसकी मंगवाई हुई कॉफी पी। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए वो बातें तो बज़ाहिर मुझसे कर रहा था, लेकिन उसकी नजरों ने पूनम को अपने हसार में ले रखा था। पूनम को सख्त कोफ्त हो रही थी।
वो औरत थी, इसलिए मर्द की हरीस निगाहों का मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा सकती थी। मुझे आपकी मार्शल लाइफ बहुत पसंद है, मैंने बिलाखिर मतलब की बात करते हुए कहा। शुक्रिया, आप लोग आइए, आपको कुछ दिखाएं। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, उसने मेरी बात से खुश होते हुए कहा। करीबन 11 बजे रात तक हम लोग बातें करते रहे। मैं उसे हेर पेर करके एयरफोर्स की तरफ ले आता था। दौरान गुफ्तगू मैंने उसको इस बात का कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि फौज की तंजीम यानी ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक मामूली सी मालूमात मैं भी रखता हूँ। क्योंकि हम जंग के मौजू पर बात कर रहे थे, इसलिए राजकुमार के सामने मुझे खाके में बदहन अपने मुल्क के खिलाफ खौफ खूब जहर उगलना पड़ता था। जवाब में मुझे इंतहाई अहम मालूमात हासिल हो रहे थे। जदीद तरीन एयर कंट्रोल सिस्टम, भारतीय फिजाइया के दिफाई इक़दामात, हमला करने की सलाहियत का अंदाजा वगैरह वगैरह। 11 बजे के करीब जब वो टॉयलेट जाने के लिए उठा तो पूनम ने सुख का सांस लिया। इसी असना में वो जबरदस्ती हमारी गुफ्तगू में सिर्फ हूँ हाँ करती रही थी। परमात्मा के लिए अब इस मुसीबत से जान छुड़ाइए और घर चले जाए, उसने हाथ बांधते हुए कहा। अखलाक भी किसी चीज का नाम है, और फिर इस बेचारे ने हम पर 20-25 रुपए जाया किए हैं, उसे कम से कम जी भर के अपना दीदार तो करने दो। मेरी बात पर पूनम फिर लजा गई। राजकुमार वापस आया तो हम जाने के लिए तैयार थे। मैंने मजीद वक्त उसकी अच्छी मोहब्बत में ना गुजारने पर माजरत करते हुए उससे इजाजत ली और हम उठ गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार हमें बाहर तक छोड़ने आया था। आखिरी लम्हे तक पूनम को हसरत भरी नजरों से देखता रहा। अब तो मैं भी रकाबत महसूस करने लगा था। सर्दी में खासा इजाफा हो गया था, लेकिन पूनम की हमनाही ने मुझे सारे रास्ते ठंडक का एहसास नहीं होने दिया। ख्वामखा में किसी की नींद गारत नहीं करना चाहता था, इसलिए घर से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर दिया। घर में दाखिल होते वक्त मैंने खासी एहतियात से काम लिया। मेरी मुतवक्के आमद के पेश नजर माता जी ने दरवाजा खुला रखा था। पूनम दूसरे दरवाजे से अपने घर चली गई। मैं अंदर दाखिल हुआ तो चौंक पड़ा। बैठक की लाइट जल रही थी। अमूमन उस वक्त लाइट नहीं जला करती थी और सारे घर वाले 10 बजे ही लंबी तान के सो जाते थे। बाबूजी रात को देर गए घर जरूर आया करते थे, लेकिन उन्होंने घर में कभी इतनी रात गए तक काम नहीं किया था। अमूमन उनकी मीटिंग्स इनके दफातर में ही हुआ करती थी। शायद कोई मेहमान हो, मैंने सोचा, लेकिन ऐसा कौन सा मेहमान है जिसकी आमद की खबर मुझे नहीं होती, क्योंकि इस दौरान मेरी कोशिश यही रहती थी कि घर में आमदोरफ्त रखने वाले हर शख्स से मुतालिक मुझे मालूमात हासिल हो जाएं, मबादा कोई मेरी लाइल्मी में मेरे लिए खतरा ना बन जाए। मेरा फितरी तजस्सुस था या मेरे बिजनेस का तकाजा कि मैं चुप कर वहाँ मौजूद लोगों की गुफ्तगू सुनने का इरादा मैंने कर लिया। घर के बाकी तमाम लोग लंबी तान कर सो रहे थे। सर्दियों की वजह से बैठक का दरवाजा बंद था। अंदर शायद किसी मामले में गर्मा गर्म बहस हो रही थी। मैं बिल्ली की तरह बगैर आवाज पैदा किए पंजों के बल आगे बढ़ा और नींद बाद दरवाजे से कान लगा दिए। वो लोग किसी पुलिस अफसर को कत्ल करने के तरीकाकार पर बहस कर रहे थे। बाबूजी और इनके हामियों का ख्याल था कि इसे दिन दहाड़े बड़े बाजार में गोली मार दी जाए, ख्वाह उसमें कोई भी वर्कर ही काम क्यों ना आ जाए। वो कह रहे थे कि इसी तरह दलीरी से की गई वारदात का असर ज्यादा देर पा साबित होगा और पुलिस घबरा जाएगी। इस तरह मुमकिन है पुलिस के आला अफसरान भी आइंदा नक्सलवादियों को गिरफ्तार करते हुए घबराहट महसूस करेंगे। जबकि दूसरे ग्रुपों का कहना था कि बजाय शोर शराबा करने के चुपचाप अपना काम किया जाए और इस पुलिस अफसर को रात में सोते में मौत की घाट उतार दिया जाए। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पुलिस के आला अफसरान को टेलीफोन के जरिए उस कत्ल की इतला देकर आइंदा खतरनाक इकदामात की धमकी दी जाए। करीबन 10-15 मिनट तक बहस मुबासा करने के बाद बिलाखिर उन लोगों ने कसरत राय से बाबूजी की बात मान ली और इस बात का फैसला हुआ कि पुलिस अफसर जो जालंधर पुलिस का कप्तान था और जिसने 2 नक्सलवादियों को गिरफ्तार करने के बाद फरारी के बहाने गोली मार दी थी यानी इनकाउंटर किया था, उन्हें दिन दिहाड़े कत्ल किया जाएगा। इस सिलसिले में उन लोगों ने अमरीक सिंह का नाम मुंतखब किया जो मकामी कम्युनिस्ट पार्टी का सरगर्म कारकुन था। मैं चुपचाप वापस चला आया। इस वारदात के लिए उन्होंने 10 दिन बाद की तारीख मुकर्रर की थी क्योंकि वो अफसर जिसे गोली मारनी थी इन दिनों देहरादून यानी भारतीय मिलिट्री एकेडमी गया हुआ था।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली किस्त के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और खलीज उर्दू की खबरें और तज्जिए देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।